सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल अजीब सा है कि मैं आपको ख़बर देना चाहता हूं कि आज जनवरी का जो 2025 का पहला महीना था वो ख़त्म होने को जा रहा है। सो पता भी नहीं लगा। सो एक तो अच्छी बात ये है कि इसका मतलब है कि आपका वक्त अच्छा चल रहा है, हालात अच्छे हैं, जो आपको वक्त गुजरने का पता नहीं चल रहा। दूसरी तरफ इस तरह से भी पता नहीं चलता कि आप अगर इस वक्त उंगलियों पे गिनना शुरू करें तो अगर 31 दिन थे इस महीने के तो 35 से ज़्यादा बिग मेजर न्यूज़ इवेंट्स हुए हैं इस मुल्क में। तो इस तरह का अगर गहमा गहमी वाला महीना होगा और फिर पूरा साल होगा तो वक्त का कहाँ पता चल रहा है। सर आपने बिल्कुल ठीक बात की है। सर हमारी जो न्यूज़ साइकिल है सर वो एक तो ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है, बट और अक्रंस जो है ऑफ न्यूज़ आप कह रहे हैं उसके अंदर बहुत इजाफा होता जा रहा है कि वो हर रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो हमें नज़र आ रहा है होते हुए, जो कि सर एक अच्छी बात भी है लेकिन एक बुरी बात भी है। अच्छी उन लोगों के लिए जैसे हमें कि हमें कंटेंट जो है बहुत मिल जाता है जिसके ऊपर हम उसको डायसेक्ट कर सकते हैं। बुरी इसलिए कि सर जो शख्स ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं और कहते हैं जी कि हमें ज़रा बस ठंड करनी है, बैठ के बस रिलैक्स करना है, वो नहीं हो पा रहा सर। क्योंकि पहले सर बड़ा आसान था इस्केपिज़म न्यूज़ से कि यार मैं अखबार नहीं पढ़ता, इस्केप हो गया। उसके बाद टीवी आए तो आप कह सकते थे यार मैं टीवी भी नहीं देखता, मैं अखबार भी नहीं पढ़ता, मैं बस ज़िंदगी में अपनी ना किताबों में रहता हूँ। अब सर सोशल मीडिया के दौर में ना इस न्यूज़ साइकिल को एस्केप करना जो है एक नामुमकिन सी चीज़ हो चुकी है। यकीनन, क्योंकि अगर आप कहोगे मैं फेसबुक ट्विटर कहीं पे भी नहीं हूँ तो लोग आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। सो आपको वो बाखबर रखना दूसरे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोग अगर सुकून चाहते हैं तो उनको हमारा शो इसलिए देखना चाहिए कि वो एक खबर जो हर टीवी चैनल के हर शो पे जिसको रगड़ा लग रहा होता है हम वैसे नहीं करते, और जो खबरें हम लेके आते हैं वो टीवी किसी और चैनल पर डिस्कस ही नहीं हो रही होती, जैसे कि हमारी आज की पहली, दूसरी और तीसरी खबर है। सर बिल्कुल, अभी उन पर सर बिल्कुल चलते हैं। आखिरी से मेरा पॉइंट ले लें कि एक और वजह जिसकी वजह से सोशल मीडिया एस्केप नहीं होता कि अगर आप बुजुर्ग हैं या और आप ये रिलैक्सेशन चाहते हैं, मतलब बुजुर्ग से मेरा मुराद है 50+ हो गए आप, मतलब बुजुर्ग नहीं है पर 50+ हो गए हैं, और आप ये रिलैक्सेशन चाहते हैं, आप ले नहीं सकते। अगर आप फेसबुक या सोशल मीडिया पे नहीं है तो बाकी जो आपके रिश्तेदार हैं जिनसे आपकी 15 साल से बात नहीं हुई उन पे टैब्स आप कैसे रखेंगे सर? आप उन पे कैसे पता करेंगे कि वो कनाडा में क्या कर रहे हैं? तो इसलिए ये रहना भी ज़रूरी है और उसके ज़रिए ख़बरें भी ज़रूरी हैं। तो सर हम आ गए, आज जुम्मा है सर, हमारा 3 डे जो हमारी ये जो न्यूज़ एक्सकर्जन है उसके ऊपर हम बैठ गए हैं। तो सर पहली खबर से आगाज़ करते हैं। खबर ये सर कि प्राइवेट स्कूलों में 10% तलबा की तालीम मुफ्त जो है इसके अंदर जो है वो मंजूर हो चुके हैं। तो ये मेरा तो ख्याल है कि ये एक काफ़ी देर से ये एक कंडीशन तो है प्राइवेट स्कूल्स के लिए कि आपने 10% जो है इंक्लूसिविटी रखनी है, आपने जिन बच्चों को मुफ्त तालीम देनी है उसके अंदर। अब प्राइवेट स्कूल ये करते हैं नहीं करते, हमें इसके अंदर अंदाज़ा तो यही है कि शायद ये हर जगह नहीं होता। तो अलबत्ता अब इसके बारे में चूँकि खबर ही आ गई है कि ये करना होगा तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो जन्म लेती हैं, तो उनके बारे में एक करके बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बायलॉज में एक इस तरह की चीज़ है लेकिन उसको 10% है या उससे कम है, वी डोंट नो। मुझे ये है इस तरह पता लगा था कि आज से कुछ साल पहले हमारी एक दोस्त जो कि अब मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं, सो वो एक बहुत महंगे स्कूल में अपने हाउस हेल्प की बेटी को लेकर चली गई कि आप इसको एडमिशन दें, और मैंने बायलॉज पढ़े हैं और आपको इतने % अंडर प्रिविलेज बच्चों को एडमिशन देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके चार्टर में लिखा हुआ है। अच्छा, जब वो इस तरह से पहुंची तो उस स्कूल को काफ़ी मुसीबत पड़ गई, और मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन खैर उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि ये मामला टल जाए। जब वो ना टली तो फिर यहाँ तक उन्होंने ऑफ़र की कि आप ऐसा करें कि हमसे किसी और स्कूल की इस बच्ची की फ़ीस ले लें कैश में, हर महीने हमारे स्कूल से ले जाए। वो जब उस पर भी नहीं मानी, इवेंचुअली उन्होंने दे दिया था एडमिशन। अब क्योंकि वो मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं तो मुझे नहीं पता वो बच्ची अब स्कूल में अभी तक है या नहीं, लेकिन जब वो ये कह रहे थे कि हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं तो उनका एक मौक़िफ़ था जिसमें बहुत जान है। उन्होंने कहा जी देखें, अगर हम इस बच्ची के पैसे अपने हाथ से दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि अपने स्कूल में इसको इंडक्ट करने में हमें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी।
हम तो इस बच्ची के लिए भी सोच रहे हैं कि जब एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्ची हमारे स्कूल में आ जाएगी तो क्या बाकी बच्चे उसको बुली तो नहीं करेंगे, उसको हम कहीं अच्छी तालीम देते देते कोई उसकी और स्कारिंग ना कर दें, उसके कोई और सोशल इश्यूज जो सारी ज़िंदगी उसको जिनसे वो जान ना छुड़वा सके, हम कहीं उसको वो ना दे दें। सो ये अब जो है ना, एक अगर ये चीज़ तो पहले से थी, अब उसको 10% तक बढ़ा दिया गया है। अगेन जो एक देखने वाली चीज़ है वो ये है कि बाकी बच्चे जो वहाँ के हैं या होंगे वो कैसे डील करेंगे अंडर प्रिविलेज को। इसमें एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ कि आज से कोई 5-6 साल से मसला चल रहा था, अच्छा इवेंचुअली वो भी हो गया है, मतलब लाहौर में ख्वाजा सरा के लिए स्कूल बनना था। 5-6 साल मसला चलता रहा, कभी लोकेशन एक फ़ाइनल होती थी फिर वो ख़त्म हो जाती थी, कभी होता था कि बनाना है, फिर होता था कि नहीं वो फंड्स नहीं मिले, फिर होता था कि हुकूमत से इजाज़त नहीं मिली, करते करते अच्छा अब वो बन गया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस दौरान भी जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो कई एजुकेशनिस्ट जो ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में जिनका एक्सपोजर था, उन्होंने इस किस्म के मशवरे दिए कि जी मतलब ये तो कोई इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है कि आप इनका अलहदा से ऐसे बच्चों का स्कूल बना रहे हैं, उनको नॉर्मल स्कूल में पढ़ना चाहिए जहाँ पे सब बच्चे हैं। तो मसला फिर वही था कि जी वो बात तो टेक्निकली तो ठीक है, पूरी दुनिया में तो ऐसे ही होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरे में कहीं ये ना हो कि फिर इन बच्चों को, ये बच्चे स्कूल से भागें, क्लासेस बंक करें सिर्फ इसलिए कि वो उनको खौफ तारी हो जाए कि जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम इतने बुली होते हैं कि इससे बेहतर है कि हम आउट ऑफ स्कूल ही हो जाएं। सो ये बड़े मसाइल हैं सर, ये बड़े मसाइल हैं। देखिए सर, इसकी ये मसला जो है, इसकी बुनियाद क्या है, ये जन्म कहाँ से लेता है मसला? हमारा एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का एक डिस्पैरिटी है इस मुल्क में, हमेशा से रही है एजुकेशन के अंदर। हेल्थ में भी है, एजुकेशन में भी है, और चीज़ों में भी होगी, बट ये मेन 2 चीज़ें हैं जिनको इतने साल में हम हल नहीं कर पाए, मतलब इसमें डिस्पैरिटी कम नहीं कर पाए। तो पब्लिक सेक्टर जो है, जाहिर है उसके अंदर एक मसले मसाइल हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स का एक जो इंडस्ट्री है वो क्रिएटेड है, जहाँ पे लोग ढेर सारे पैसे खर्च के वहाँ पे अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। अब वो लेवल ऑफ एजुकेशन है आज के दौर में, उसके अंदर सिक्योरिटी भी एक फैक्टर है, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर आपका जो माहौल दिया जाता है, मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, उसके अंदर दीगर चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर कंसिडर की जाती हैं और फिर बच्चों को वहाँ भेजा जाता है। अब जाहिर है हर शख्स इस मुल्क का ज़्यादातर जो है वो इस चीज़ को अगर अफोर्ड नहीं करते, तो पब्लिक सेक्टर सिस्टम एक बना हुआ है। अब वो पब्लिक सेक्टर सिस्टम जो है उसके अंदर यही जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ इनकी तारीफ़ में, वही उनकी नाकामी जो है ये हमेशा से चल रही है, उसको हम ठीक नहीं कर पाए। अब ये एक स्कीम इसे कह लें या जो भी कह लें, जो हुकूमत कह रही है प्राइवेट स्कूल्स को कि जी आप इतनी इंडक्शन जो है आप लें और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करें। ठीक है, मेरा तो अपना ख्याल है सर कि कोई भी स्कूल जो है वो इस चीज़ को करने में उसको मसला नहीं होना चाहिए है। क्यों? क्योंकि सर आजकल के दौर में इंक्लूसिविटी का एक दौर है, और कोई भी स्कूल ये अपने प्रोस्पेक्टस या किसी चीज़ पे ये लिख छोड़े कि जी हमारे तो ये रूल है कि जी गवर्नमेंट 10 कहती है, हम तो 15% जो है बच्चे ऐसे हमारे स्कूल में होते ही हैं और उनको हम रखते हैं। लेकिन आपकी बात इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि वो करना तो चाहेंगे, लेकिन वो डर जो उनको स्टूडेंट्स का बुलिंग करने का नहीं है, मेरा तो अपना ख्याल है कि उसके अंदर हकीकत ये है कि शायद वो पेरेंट्स से ज़्यादा डरते हैं। क्योंकि सर एक शख्स जो है जिसने अपनी कमर फुल कस के इस मेहनत के थ्रू, जिस ज़रिए के थ्रू ये पैसे कमाए हैं कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाए, तो उसके बाद उसको अगर उसकी इंतज़ामिया, क्रूड सी बात कर रहा हूँ मैं, बट ये हकीकत है अनफॉर्चुनेटली कि भाई हम जो हैं इधर नहीं चाहते कि सिर्फ यहाँ पे वही बच्चे रहें जिनके साथ वी वांट आवर किड्स टू रब शोल्डर्स विद, क्योंकि हम तो चाहते ही ये थे, हमारा तो मकसद ही ये था स्कूल के अंदर दाखिला कराने का। अब आप कह रहे हैं कि जी 15% स्टूडेंट बॉडी जो है वो होगी ऑफ अंडर प्रिविलेज किड्स, जो कि गलत बात है। मैं तो ख्याल में 50-50 होना चाहिए। बट उसके बाद ये वाली आपकी बात से ज़रूर आती है कि पेरेंट्स ही शायद बुनियादी तौर पे इस चीज़ से क्योंकि इत्तेफाक नहीं करते, तो वो बच्चों को इस चीज़ की तरबियत ही नहीं देते होंगे जी कि आपने सबको इक्वली ट्रीट करना है, आपने किसी को बुली नहीं करना, आपने किसी को, अगर घर पे ये तासुर पैदा हो जाए कि यार वो जो बच्चे होंगे आपने उनसे नहीं मिलना, तो फिर ये बुलिंग जो है उसकी बुनियाद तो सर वो होगी। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आप देखें ना पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्यों ऐसा नहीं चाहते होंगे, देखिए उनको ये डर होगा कि अच्छा अगर हम तो क्रीम है पाकिस्तान की, यहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जब आएंगे तो हमारे बच्चे उनका एक्सेंट भी पिक करेंगे, फिर हमारे बच्चे शायद उस तरह मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी नहीं बोल सकते जिस तरह हम चाहते हैं कि वो बोले।
अच्छा, वैसे तो अगर देखें तो बड़ी सादी सी बात है कि अगर तो इन जो एलीट है, जो क्रीम है, उनके बच्चों ने अगर बाद में पाकिस्तान में ही रहना है तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि उनका पहले से एक्सपोजर हो, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर आवाम तो गरीब है। तो उन्होंने जब काम में आना है, फील्ड में आना है, उन्होंने जब वैसे ही दुनिया प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करनी है, तो उनका ज़्यादा पाला तो गरीबों से पड़ेगा। हमारे पास अमीर तो हैं ही बड़े थोड़े, तो वो तो बड़े, अगर उनको स्कूल से ये प्रैक्टिस है कि कैसे डील करना है आपने अक्रॉस क्लासेस, तो वो तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो माँ बाप हैं, एलीट माँ बाप, इन्होंने आज से ये फैसला कर रखा है कि हमारे बच्चों ने तो यहाँ रहना ही नहीं, हमारे बच्चों ने तो यहाँ से प्रिलिमिनरी तालीम हासिल करके बाहर चले जाना है, उन्होंने तो अपने करियर बाहर सेट करने हैं। तो इसलिए वो चाहते ही नहीं कि यहाँ से गरीब तबके के साथ कोई डील करे, कोई उनसे कोई चीज़ें पिकअप करे, कोई उनके साथ रहने का, इकट्ठे रहने का कोई तरीका सोचे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जाहिर है वो रियासत ने भी इतना मुश्किल कर दिया है, मतलब गरीब के पास ऑप्शन कोई नहीं है। अमीर को पता है कि यहाँ पे मुश्किल बड़ा है, तो वो कहता है कि जी मैंने तो अपने बच्चे को बाहर ही सेटल करना है। सो अब अगेन इसके बाद वो ब्रेन ड्रेन वाला मामला भी शुरू हो जाएगा कि जिसको अच्छी तालीम हासिल करने के जिसके पास ज़राए हैं, उसने स्कूल लेवल से सोचा हुआ है कि पाकिस्तान नहीं रहना, और जिसने पाकिस्तान, जिसके पास छोड़ने की ऑप्शन कोई नहीं है, उसके पास अच्छी तालीम के ज़राए कोई नहीं। सर सॉरी, अव्वल तो सर मैं डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ से कि ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि इसको आप जो है वो इतनी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाएं कि प्राइवेट स्कूल्स के पास कोई चॉइस ना हो, नंबर 1। लेकिन सर हमने माजी में देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स को हुकूमत जब भी कोई चीज़ कहती है तो प्राइवेट स्कूल्स की लॉबी जो स्ट्रॉन्ग है, वो फिर इस चीज़ को नहीं होती, उसको आप सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले इन्होंने नहीं माने। फ़ी स्ट्रक्चर की हद तक बात कर लें, कोविड में फ़ी स्ट्रक्चर की हद तक बात कर लें, अभी रिसेंटली कि एक सर्टन परसेंटेज जो है बच्चे वो आपके बसों पे जाएंगे, उसको देख लें आप, उसके ऊपर हमें अब उसके बाद कोई इतला नहीं है। मतलब कुछ स्कूल तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मैस मैसेजेस किए हैं पेरेंट्स को, जी कार पूलिंग पे जाएँ, क्योंकि उनको पता है वो बस वाली चीज़ जो है वो एक तो बजट आउट हो जाएगा, दूसरा अगर जिनके पास बसें हैं भी उनके, वो तो ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो जिनके पास नहीं है बसें वो बसें ले, वो नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? वो बसें सर खड़ी करनी होती है, उनको मेंटेन करना होता है, उनमें डीजल डालना होता है। और अगेन अब उनका मसला ये है कि अगर वो फोर्स करेंगे और पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो पेरेंट बच्चा उठा ना ले, बच्चा जो है वो उनका तो क्लाइंट है ना, क्लाइंट, दे डोंट वांट टू लूज देयर क्लाइंट। सर दूसरा इसमें अलबत्ता हुकूमत जो है ये तो करे ही, इस पर तो आप और मेरी हमारी शो की इत्तेफाक राय है कि ये चीज़ तो होनी चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट कराएं, हम साथ हैं इस चीज़ के, कोई मसले वाली बात नहीं। और एजुकेट करें पेरेंट्स को कि भाई ऐसे होगा, ऐसे करना है। अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑन बोर्ड है इस प्लान के साथ, तो फिर उनका काम है कि बाकी पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड करें, जिसे आपने कहा वो क्लाइंट्स हैं। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ सर कि फिर सारा ओनस जो है, सारा बर्डन जो है, वो अगर प्राइवेट सिस्टम पर डालना है तो ये तो सर फिर वही चीज़ हो रही है जो इस मुल्क में हमेशा होती है कि जी हमसे नहीं हुआ, आपने अच्छा कर लिया है, अपनी बिजनेस है ना, मतलब किसी शख्स ने अपने पैसे लगाए हैं और एक एनवायरनमेंट क्रिएट की है, टीचर्स को रखा है, उनको एक जॉब सिक्योरिटी दी है, उनको ट्रेन किया है, जो भी किए, और फिर बच्चे वहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं उस इंस्टीट्यूशन की तरफ, उन्होंने काम कर लिया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि यार पब्लिक सेक्टर का क्योंकि हमसे मैनेज नहीं हो रहा तो 10% आप ले लें। एक तो सबसे पहले सवाल इसके अंदर एक होना चाहिए गवर्नमेंट से, वो 10% कौन है, वो क्यों है, बाकी 90% जो है उनकी ये गलती है, उनको 100 को होना चाहिए, उनको ये सब सहूलत मिलनी चाहिए। उस पर उनका जवाब होगा कि हम 10 जो बेस्ट हैं, जो हमें लग रहा है जी आगे जाके स्टार्स बनेंगे, उनको हम कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में चलें, क्योंकि हम ये तस्लीम करते हैं। गवर्नमेंट इफेक्टिवली तो तस्लीम कर रही है कि जी हमसे नहीं हो पा रहा, हम प्राइवेट से हेल्प लेंगे और बाकी उधर ही करते रहें जो कर रहे हैं, तो क्यों ना। और अगेन ब्रोकन रिकॉर्ड वाली बात है बिल्कुल, बट क्यों ना आप मिमिक करें, आप हुकूमती लोग कुछ करें कि यार जाके उनके सिस्टम समझें, उनकी अकाउंटिंग देखें, उनको तरीक़ेकार देखें, उनकी फैसिलिटी देखें, उनकी लोकेशंस देखें, और फिर आप पैसा खर्चें। जो सर मुझे सॉरी सर, ये जो आपने बनाई है 17-18 करोड़ रुपए का सिर्फ जिस पे पेंट लग गया है, ये जो बाइक लेन है, और पता नहीं कितने और पैसे लगेंगे इसको मैनेज करने के लिए, आप एक मॉडल स्कूल बना देते जिसमें यही जो 10% प्राइवेट नहीं ले रहा, वो 10-10 हर पब्लिक सेक्टर से 100% स्टूडेंट बॉडी बना दे उनकी, ताकि मॉडल स्कूल बन जाए, हुकूमत की सक्सेस स्टोरी निकला है, बना दे 10 और ऐसे। बुनियादी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ये मॉडल चल सके। और इस पे जो सवाल खड़ा होता है ना, ये वही है
कि ये इनके इश्तिहार आते हैं कि जिसने टैक्स चोरी की है कोई और आके बताए, विसल ब्लो करे, मुखबरी करे कि किसने कहाँ से टैक्स चोरी की है, हम उसको इतने % दे देंगे। यानी कि ये खुद कह रहे हैं कि FBR हम नहीं हो पाएगा। इन्होंने ऐड दिया है कि जी कच्चे के डाकू पकड़ के लाए तो इतने पैसे होंगे। इन्होंने ऐड दिया है जी कि PTV के इश्तिहार अब एंकर खुद ढूंढ के लेके आए। अब ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों वाले हमारे पब्लिक मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनको भी पढ़ा दें। मुझे बताएं सरकार की अपनी JD, इनकी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये इन्होंने खुद क्या करना है? सर उन्होंने खुद सर यही आउटसोर्सिंग सर देखे ना, ये तो बड़ा एक मतलब एक सरप्राइज तो किसी के लिए नहीं होना चाहिए कि जब आप खुद अपने मुल्क के अंदर अपने इदारों के बारे में ये बात करते हैं कि जी इनमें से ज़्यादातर जो हैं इनको प्राइवेट सेक्टर को बेच देना चाहिए। सर ये तो खबर है ना कि पब्लिक सेक्टर से उठा के 10% को प्राइवेट में एडजस्ट किया जाए। यहाँ तो ये भी खबर चल रही थी, जो शायद पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, कि स्कूलों को आउटसोर्स कर दें, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दें। वो तो तब भी तस्लीम कर लिया, तो ये उसका मज़ीद एक आपके पास सबूत आ गया। सो अगेन आउटसोर्सिंग अब ट्रेंड ही है कि भाई आपसे नहीं हो पा रहा, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो सारे को आउटसोर्स कर दें। इसमें एक और जो मसला होगा, आपने वो इंग्लिश मीडियम फिल्म देखी होगी इरफान खान वाली, सवा कमर इरफान खान। बिल्कुल। अच्छा, अब होगा क्या, जिस तरह से आपने कहा ना कि कौन से 10% हैं और कौन से 90% है, किसको एडमिशन देना है, वो ये शायद करेंगे कि जी इस लोकेलिटी में जो रहता है उसमें से हम 10%, यानी कि गरीबों में अब ये एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि मैंने उस लोकेलिटी के अंदर शिफ्ट होना है। अगेन वो एक नया क्राइसिस जन्म ले लेगा। सो ये जो मतलब अगर जो काम है करने वाला वो है पब्लिक स्कूलों को ठीक करना, अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो शायद छोटा मोटा आप क्या कह रहे हैं कि फिक्स हो, लेकिन उससे नए मसाइल जन्म लेंगे और वो फिर इतने बड़े हो जाएंगे कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और सर लास्टली वक्त थोड़ा ब्रेक से पहले कम है, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये हो सकता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे कई यूनिवर्सिटियाँ जो हैं इस किस्म के आउटरीच प्रोग्राम्स जो है करती हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसके अंदर ये है कि एक बेसिक एजुकेशन और जो आपकी हायर एजुकेशन है उसमें एक फ़र्क होता है। बारह सर, और उसमें वो कहते हैं मेरिट पे होता है। मेरिट पे होता है। बारह सर, ये रही बातें सर, हमने आज कोशिश तो की है कि इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। एजुकेशन इज़ अ बिग इशू हमारे मुल्क के अंदर, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बहरहाल हमने यहाँ पे जाना है एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर एक खबर जो कि वायरल हुई हुई है सर, और हर जगह डिस्कस हो रही है, तो सर हमने फिर उसके ऊपर तफसीली सर जब सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई थी तो अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर एक अमेरिकी खातून जिनका नाम है उनाया एंड्रू रॉबिन्सन, माज़रत अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उनाया है उनाइजा है, तो वो सर 11 अक्टूबर पिछले साल 2024 में पाकिस्तान आई और उन्होंने कहा ये कि मैं यहाँ पे शादी करने आई हूँ। एक 19 साला शख्स है, निदाल अहमद मेमन उनका नाम है। तो उनको सोशल मीडिया पे इनकी इंटरेक्शन हुई, इनकी बातचीत हुई और उन्होंने गालिबन उनसे वादा किया कि मैं आपसे शादी करूँगा तो आप यहाँ पर आ जाए। तो वो अक्टूबर के महीने में आ गए, तो वो अक्टूबर से यहाँ है। उसके बाद जब बात शादीशुदी की तरफ होने को चली तो पता ये चला कि इनके घर वालों ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। तो उसके बाद वो फिर ज़ाहिर है कहीं रह रही थी। कहा यह जाता है कि उनको कहीं पे वेलफेयर जो सोसाइटी है उनकी तरफ उनको भेज दिया गया, वहाँ पे उनको रिहाइश दी गई, उनका ख्याल रखा गया और फिर एक NGO ने इनफैक्ट उनकी टिकट भी ले ली, ख़रीद ली कि आप वापस चली जाएं। और जो आपका ATF है और बाकी इदारे जो हैं, जब उनका वीज़ा एक्सपायर हुआ, कितने महीने हो चुके थे, तो उन्होंने उनको वापस भेजने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो वापस नहीं गई। वो वापस नहीं क्यों कहती, मैं तो शादी करने आई थी यहाँ पे, तो मैंने यही चीज़ करनी है। और उन्होंने उसके बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने इस शख्स की जो हाउसिंग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उन्होंने पार्किंग लॉट में धरना दे दिया, सिट इन कर दिया। अच्छा, जब उन्होंने सिट इन कर दिया तो जाहिर है एक बहुत बड़ा मसला बन गया। तमाम सिक्योरिटी फोर्स फॉरेनर है, US कौंसलेट की एक 2 मेंबर टीम जो है इनके पास गई और उन्होंने यही कहा कि आप प्लीज़ चली जाएं वापस, क्योंकि ये बड़ा मसला बन जाएगा। जब वो वहाँ बैठी रहीं तो फिर 2-3 पुलिस एहलकार, फीमेल भी और मेल भी वहाँ पे मौजूद थे, जो उनकी मतलब ज़ाहिर हिफाजत भी तो करनी है। ये होते होते सर उसके बाद जब उनकी तबीयत नासाज हो गई, फिर उनको
मुंतकिल कर दिया गया, डिहाइड्रेशन कहा जा रहा था और दीगर मसले हो रहे। तो फिर उनको कहा गया कि जी आप यहाँ से चली जाएँ। तो उसके बाद उन्होंने कुछ मुतालबात अपने सामने रखे, जिनमें उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा $3000 पर वीक मुझे दें और मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट दें। फिर उन्होंने कहा मुझे $5000 हफ्ते का दें और मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट दें। तो ये सर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं। अच्छा, आज के दिन, जुम्मे के दिन, अब फाइनली उन्होंने एग्री कर लिया है कि वो वापस जाएंगी। उसकी भी कुछ शराइतें कि जी मुझे कुछ पैसे भी दिए जाएँ और टिकट तो खैर वो NGO शायद प्रोवाइड कर ही रहा है। न्यूयॉर्क वो कह रही हैं कि मुझे वापस भेजा जाए और वो एग्री कर गई हैं, लेकिन कंडीशनैलिटी है उसके अंदर, एक है कि पैसों पूछने को बात है उसके अंदर। और सर एक लास्ट चीज़ है, उनके बेटे का एक बयान आया, ये तो उनका बयान आया कि मैं एग्री कर गई हूँ इन शराइत की। उनके बेटे का भी एक बयान आया, वो भी मिला है हमें, जिसके अंदर वो उनकी शक्ल तो ब्लर्ड है, अलबत्ता उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ है जिन पे इनका बतौर मदर जो है वो नाम लिखा हुआ है और गालिबन 2016 में इस बच्चे की पैदाइश हुई थी। और ये कह रहा है कि उनको एक बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो मेंटली अनस्टेबल हैं और उनको वो बिल्कुल यहाँ गई थी, इसी निदाल जो शख्स है इसी की वजह से गई थी और उनकी बातचीत थी, लेकिन हमने इनको बार बार कहा कि अब वापस आ जाएं, तो वापस नहीं आ रही थी। और अब ये सारा जो एक मामला चला है, अब उसका एंड क्या होगा, अभी तक तो यहाँ हैं, अब उनको कल परसों जब भी ये वापस भेज पाते हैं, और जाहिर है इसमें US कॉन्सुलेट भी इन्वॉल्व है, तो अब वो वापस जाने को तैयार है, लेकिन अंडर कंडीशंस मेंटल इलनेस की भी बात आ गई और वो जो शख्स है वो इनकारी है शादी से। हाँ जी, देखिए वो जाहिर है सुन के ही अंदाज़ा हो रहा है कि थोड़ा सा जो है ज़हनी तवाज़ुन जो है उनका बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, और हमें हमदर्दी है, ऐसे शख्स से हमदर्दी होनी चाहिए। और वैसे भी मतलब अगर किसी ने उनसे वादा किया था शादी का और नहीं कर रहे तो वो भी ज़्यादती है, क्योंकि देखिए ना मतलब उनकी चलें अगर बड़ी मोहब्बत है उनकी कि वो चाहती हैं कि उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट दे दिया जाए, ज़रूर हमारे हकाम को इस पे सोचना चाहिए कि अगर कोई शख्स इतनी शिद्दत से चाह रहा है तो दे दें उसको पासपोर्ट। लेकिन ये है कि वो जो साथ रकम का मुतालबा कर रही हैं तो वो तो ज़रा मुश्किल है ना, मतलब किस चीज़ के हेड में से उनको रकम निकाल के, डॉलर नहीं है हमारे पास, ये समझने वाली बात है। हाँ एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि मतलब हम जब अमेरिका भी चले जाएं, हमें अमेरिका नेशनलिटी भी दे दे, वो फिर हमें डॉलर क्यों देगा? तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये है कि ज़ाहिर है इन खातून का तो ज़रा मामला और किस्म का है, बट अदरवाइज़ भी मतलब पता नहीं इंटरनेशनली हमारा शो कितना देखा जाता है और फॉरेनर्स कितना देखते हैं, लेकिन ये जो है ना इंटरनेशनली एक अंदाज़ा होना चाहिए लोगों को, ख़वातीन को ख़ास तौर पे, कि पाकिस्तानी जो मर्द होते हैं इनकी माओं का बड़ा सीन होता है अम्मियाँ नहीं मानती होती। हाँ मतलब, और ये तो एक ज़रा रिलेटिवली अननोन सी खातून थी हमारे, तो वो जो लेडी डियाना जिनसे शादी करना चाहती थी डॉक्टर स्नात, उनकी भी अम्मी नहीं माननी। हमारी अम्मियाँ तो लेडी डियाना रिजेक्ट कर देती होती हैं, तो ये तो कोई मामला ही नहीं है। तो ये जो ना इस पर थोड़ा सा दुनिया को अंदाज़ा होना चाहिए। लोगों को लगता है मतलब पूरी दुनिया में तो ये होता है ना कि बच्चा 16, 17, 18 का हुआ बच्चा बच्ची, तो माँ बाप ने उसको घर से अलहदा कर दिया कि भाई तुम इंडिपेंडेंट हो, कमाओ खाओ, ये वो सारा कुछ। तो जब वो इंडिपेंडेंट ही हो गया, जब उसने खुद ही कमाना खाना है, तो फिर वो माँ बाप की बात क्यों सुने शादी के अहम मरहले पे? यहाँ से नहीं होता। यहाँ पे तो बात ये है कि 35 साल की उम्र तक तो हम बच्चे को, हमारे पास थोड़े से भी पैसे हों तो हम बच्चे को कुछ करने ही नहीं देते, और शादी भी हमने करानी है, बड़ी धूमधाम से करानी है। एग्जैक्टली। और हम बच्चे को इसीलिए नहीं करने देते। देखें मतलब यहाँ पर हम जैसे लोग जो हैं वो 19-20 साल की उम्र से नौकरी कर रहे हैं, सो ये नहीं है शायद, मतलब अमेरिका में एक ऑप्शन है कि मैं और आप 14 साल के भी होते हैं तो वहाँ पे टेबल्स वेट कर लेते हैं और कोई काम कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है ख़ास बैकग्राउंड से अगर आप आते हैं। लेकिन 19-20 साल की उम्र में आप बहरहाल नौकरी शुरू कर सकते हो। पाकिस्तान में भी यहाँ पर डिस्करेज की जाती है। ये जो पूरा एक कल्चर है कि बच्चे को ना बैचलर्स करा के साथ ही मास्टर्स करा दो, साथ ही MPhil करा दो, साथ ही PhD करवा दो, ये क्यों है कल्चर? ये कल्चर ये माँ बाप करते हैं कि बच्चे को ना पकड़ के रखें, डिपेंडेंट रखो, 35 साल की उम्र तक हमारे से लेके खा रहा हो, ताकि वो अपने फैसले कर ही ना सके कि उसने शादी किससे करनी है, बच्चे कितने करने हैं। बच्चों के नाम तक नहीं रख सकते माँ बाप, वो भी दादा दादी रखते हैं। सर ये देखें ना, ये और ये सर्कुलर है, ये देखें ना, आप ऐसे नहीं कह सकते कि जी एक ज़माने में, ये वो वाहिद चीज़ है इस मुल्क में जिसमें कोई बुजुर्ग नहीं कह सकता कि यार हमारे ज़माने में ऐसा नहीं, तुम लोगों को तो बड़ा पालना पड़ता है। ऐसे ही हुआ था, और ये कल्चर की बात है जिसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं कि आपका एक
मुस्तकिल सपोर्ट सिस्टम जो है आपके पास है आपके मसले मसाइल हैंडल करने के लिए, जो कि एक अच्छी बात भी है लेकिन एक बुरी बात भी है कि फाइनली जब एक दिन आपको खुद करना पड़ेगा तो आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है। हाँ सर, अब ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल के दौर में जो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करने ग्रेजुएट कर रहे हैं तो उनको डिस्करेज किया जाता है कि यार सिर्फ बैचलर्स के ऊपर यहाँ पे कोई तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारा कोई जॉब मार्केट में तुम हो ही नहीं कुछ, तो मास्टर्स कर लो। अब वो मास्टर्स इकट्ठे करके विद ज़ीरो जॉब एक्सपीरियंस वो शख्स जब मार्केट में निकलेगा तो सैलरी एक्सपेक्टेशन भी बड़ी अजीब सी होगी, वो मिलेगी नहीं, और उसके साथ साथ सर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। एग्जैक्टली सो यहाँ पे एक पूरा कल्चर चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि पूरी दुनिया में मतलब आपने वकील भी बनना है तो आप सिर्फ 1 साल पढ़ के, तो वो लोग तो अपना पैरालीगल में निकल जाते हैं, वो जॉब एक्सपीरियंस लेते हैं। वो तो यहाँ पे बच्चा पढ़ना शुरू करता है और वो एकदम से आता है विदाउट एनी जॉब एक्सपीरियंस और वो आके बताता है कि मैं तो दुनिया का बेहतरीन वकील हूँ। मतलब सिवाय एक मतलब डॉक्टरी एक ऐसा काम है या इंजीनियरिंग एक ऐसा काम है कि जिसमें अपनी फील्ड के अंदर आपको डिग्री के बगैर कोई काम नहीं करने देगा, लेकिन उसमें भी आप अपनी फील्ड से हट के काम कर सकते हो, एक्सपीरियंस लेने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ देखने के लिए। और बाकी जो फील्ड्स हैं वो तो ऐसी हैं कि आप डिग्री के बगैर उसमें काम भी कर सकते हो। मतलब आप अगर आपके पास वकील की डिग्री नहीं है लेकिन आप एक बड़े वकील के रिसर्चर नहीं बन सकते। बिल्कुल सर बन सकते हैं। और मतलब ये चीज़ें मतलब इसी टॉपिक से हम इस टॉपिक पे आगे जो ब्रॉडर टॉपिक है जिसको हम एक दिन बात करेंगे। बहरहाल आई होप इनके खातून के मसले मसाइल हल हों और इनको सही तरह यहाँ से रुखसत किया जाए, वापस अपने मुड़ जाए। यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर ये एक ख़बर आई है, बेसिकली ये हैं आमिर कुरैशी साहब, ये मरकज़ी चेयरमैन है पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के, और इनका कहना ये है कि रेस्टोरेंट्स जो हैं बतौर इंडस्ट्री कबूल किया जाए। और ये बात मुझे पर थोड़ा पूछने पे थोड़ा कंफर्म तो अभी भी नहीं हुई सर, इसके अंदर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, बट एक हद तक ये बात सामने आई है कि रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको इंडस्ट्री का दर्जा इस मुल्क में नहीं है। अलबत्ता अगर आप फूड के बिज़नेस में प्रोड्यूस पे चले जाएं, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसका, मतलब अगर आप पोल्ट्री का काम करते हैं या कैटल यानी कि गोश्त का काम करते हैं, उसकी प्रोडक्शन है, उसको पालना, उसको फिर प्रोड्यूस करना, उनकी काटना, उसको फिर पैकेज करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो एक इंडस्ट्री का दर्जा रखती है। इसी तरह आपकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली इंडस्ट्री है वो भी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। केटरिंग भी अपेरेंटली जो है, जो बड़े बड़े केटरिंग करते हैं और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, उनको भी मतलब इज्तिमाई तौर पे एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है। लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री है इसके अंदर के एंड प्रोडक्ट जब आपने एक कंज्यूमर की टेबल पे वो खाना तैयार करके रखना है तो उनको इंडस्ट्री का दर्जा इस वक्त नहीं हासिल। अब लोग पूछते होंगे जी कि इंडस्ट्री का दर्जा लेने से क्या फ़ायदे। ज़ाहिर है आपको फिर एक हुकूमत से गुफ्तगू करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आप एक इंडस्ट्री हैं। आप मतलब आपके जो बेसिक सियासतदान हैं उनको लॉबी कर सकते हैं आप बतौर एक इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी, उसके अलावा यही जो मैं बात कर रहा था बाकी इंडस्ट्रीज़ की, स्टील की होगी, कुछ होगी, तो उनका एक पावर ज़रा ज़्यादा हो जाता है। तो रेस्टोरेंट्स ही एंजॉय नहीं करते। उसके साथ साथ टैक्सेशन के अंदर आपके मामला जो है वो थोड़े चेंज कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त रेस्टोरेंट बतौर इंडस्ट्री नहीं इंजॉय करती। तो रेस्टोरेंट्स जो है वो बस रेस्टोरेंट्स हैं, एज प्रॉब्ली जस्ट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस चल रही हैं। तो इनको इंडस्ट्री का दर्जा जो है ये इनका मुतालबा मिलना चाहिए। हाँ जी, देखिए बात ये है कि वैसे तो इनके ऊपर अथॉरिटी भी एक है, मतलब फूड अथॉरिटी जो है वो छापे भी मारती है, सारा कुछ करती है। अच्छा, ये टैक्स भी देते हैं। बुनियादी बात ये है कि अगर इनके पास इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं है तो जो वो एक चीज़ जो ये इंजॉय नहीं करते और जो इनका शायद हक बनता है यकीनन, वो ये है कि फिर इनको इस काम के लिए बैंक से लोन नहीं मिलता होगा। क्योंकि अगर एक चीज़ एज इंडस्ट्री नहीं है तो फिर आप कैसे बैंक के पास जाके कह सकते हो कि जी हमने एक रेस्टोरेंट खोलना है तो हमें उसके लिए लोन दें, फलानी इंडस्ट्री में हम पार्टेक करना चाहते हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में यही होता है कि कारोबारी हजरात जो हैं वो पैसे बोरो करके कारोबार करते हैं। यही गिला जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी है कि अगेन हम उसको कह देते हैं फिल्म इंडस्ट्री, पर वो इंडस्ट्री नहीं है, और वो उनको यही गिला है कि जी आप इसको इंडस्ट्री का दर्जा दें ताकि हम फिर बैंक से बोरोइंग कर सकें फिल्म्स बनाने के लिए। तो वो मैं बल्कि ये सोच भी रहा था कि, और अब ये जिस तरह होटल्स हैं वो भी शायद इंडस्ट्री हो, वो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस उसमें वो है, लेकिन रेस्टोरेंट में शायद नहीं है। तो मैं वही सोच रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री का भी अगर मिल जाए तो जो बैंक्स होते हैं
इनकी बड़ी उस तरह से ड्राई जॉब होती है कि इन्होंने हर चीज़ की ड्यू डिलिजेंस करनी है। मतलब कोई भी शख्स आ गया कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक कि कोई प्लॉट ख़रीदना चाहता हूँ, तो उसमें वो देखते हैं कि अच्छा ये फाइल तो नहीं है, ये ऑन ग्राउंड प्लॉट है, अच्छा इसमें कोई रौला तो नहीं है, अच्छा कोई लिटिगेशन तो नहीं हुई हुई, अच्छा कोई बायर्स के आपस में डिस्प्यूट तो नहीं है। जब तक बिल्कुल क्लैरिटी ना आ जाए, बैंक उसके लिए भी आपको लोन नहीं देता। सो अगर फिल्म्स को भी मिलना शुरू हो जाए, रेस्टोरेंट्स को भी मिलना शुरू हो जाए, तो मतलब वो है ना कि एक बैंकर जो है वो एक फिल्म डायरेक्टर के साथ बैठा हुआ है और फिल्म डायरेक्टर ने उसको पहले कहानी सुनाई है कि ये मेरी कहानी है, तो अब कह रहे हैं कि अच्छा तो हीरोइन कौन सी होगी इसके अंदर, बारिश वाले गाने कितने आएंगे, उसके बाद फैसले किए जा रहे हैं कि इस फिल्म को हमने फंड करना है कि नहीं करना। सो जाहिर है, मतलब मेरा तो यही ख्याल है ज़ाती तौर पर कि हर काम जो कि काम है उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टेक कर सकें, वो इकोनॉमी का पहिया उससे चलेगा। सर हाँ, अनलेस वो एक ही बिजनेस हो जो एक ही तरह काम कर, और एक ही है, तो फिर तो नहीं मिलना चाहिए दर्जा इंडस्ट्री का। हाँ, बट वैसे ही 4-6 और खड़े हो जाएं तो फिर उसको तस्लीम करना चाहिए एज अ प्रॉपर बिजनेस जो कि लोग करते हैं इंडस्ट्री। सर उसके साथ साथ इसमें आप ये देखें फिर कि अगर हम फिल्मों में ये बात कर रहे हैं या और छोटे जो बिजनेसेस हैं, हालांकि फिल्म अब छोटा बिजनेस नहीं है, ड्रामा भी छोटा बिजनेस नहीं है, बड़े बिजनेस इनके अंदर जो मनी इन्वॉल्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक ज़माने में तो इस मुल्क के अंदर एक हुकूमत ने ये लॉन्च भी किया था कि SME जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है उनको आप स्मॉल पॉकेट लोन्स जो हैं वो आप देंगे और यंगस्टर्स को देंगे। तो वो एक चीज़ शुरू हुई, फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है उसके अंदर सियासी गुफ्तगू शुरू होगी कि ये ठीक इस तरह से नहीं है और इस तरह से नहीं है, तो वो फिर बंद भी हो गया। अब मेरे ख्याल में उसका जो हेल्थ है उसकी कोई है ही नहीं, वो स्टेटस ही नहीं है उसका कोई, लेकिन इस ज़माने में बहुत लोगों ने वो लोन्स लेके अब उनको सर्विस भी कर रहे हैं। तो ये तो सर डेफिनेटली है कि आपने जो आपकी बुनियाद होती है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी मुल्क की इंडस्ट्री की जिसमें तमाम इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, उसमें आप जो स्मॉल आपका एंटरप्राइज होता है उसको आप फिर पावर देते हैं थोड़ी सी, ताकि वही स्मॉल जो है आगे जाके फिर बड़ा हो सकता है। वो जब बड़ा होता है तो फिर उसके अंदर बैंक के साथ आपकी रिलेशनशिप होती है, वो बैंक की रिलेशनशिप जो है वो कई साल चलती है, उसमें बैंक का भी फ़ायदा होता है, बिज़नेस का फ़ायदा होता है, थ्रू बोथ ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इकोनॉमी का भी फ़ायदा होता है। तो रेस्टोरेंट्स यहाँ पे आर हेयर टू स्टे। यहाँ पे आप आए दिन देखते हैं कि नए से नए रेस्टोरेंट जो है वो तमाम लाहौर के अंदर एक फैलाव बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि पहले तो ये होता था कि जी अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे होंगे और बाकी रेस्टोरेंट्स फैले हुए, अब छोटी छोटी स्मॉल फूड स्ट्रीट से लेके इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लाहौर के तमाम इलाक़ात में फैली हुई है। तो अब वहाँ पे जब ये इतने ज़्यादा लोग हैं तो उनको आप सिस्टम में लाएं, उनकी टैक्सेशन पॉलिसीज़ बेहतर करें, उनको एक इस किस्म का दर्जा दें कि वो कॉन्फिडेंटली और लोग भी कह सकें यार कि मेरे पास हुनर है इस चीज़ का, मेरे हाथ में एक चीज़ है जिससे मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट चला सकता हूँ या सकती हूँ, अलबत्ता मेरे पास पैसे नहीं है। तो कोई बैंक जो है उनको हेल्प करे और ये हुकूमत इसके अंदर उनको सपोर्ट करे। यकीनन। और पता है इसमें एक और चीज़ भी होती है कि चले ठीक है इस वक्त हुकूमत यहाँ बैंक्स, सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने करना है ना, तो वो ये कहे कि जी इस वक्त तो पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री मतलब फिल्में चल ही नहीं रही, तो हम क्यों एक ऐसे बिज़नेस में करें जहाँ पे हमें पता है कि पैसे मारे जाएंगे या उस तरह से रिकवरी नहीं होगी, ये सारा कुछ। अच्छा, लेकिन होता क्या है कि आप शुरू कोलैटरल रख के कर लें, ठीक है, शुरू आप वैसे ना करें कि बस हम वी ट्रस्ट दिस प्रोजेक्ट, लेकिन अगर इंडस्ट्री का दर्जा होगा तो उसका शायद इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो जाए, क्योंकि अभी अगर आप कोलैटरल रख के सिर्फ लोन उठा रहे हैं तो उसका तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप ये दिखा रहे हैं कि नहीं इसके बदले में मैंने कारोबार करना है और उस कारोबार में आपकी शराकतदारी है, हम हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए, उसका प्रॉफिट के बदले में आपको हम इतने पैसे भी वापस करेंगे, मतलब फिर अगेन चले फिल्म इंडस्ट्री तो इतनी नहीं चल रही, ड्रामाज क्या इस तरह से बन रहे हैं, क्या लोग बैंक्स के पास जा रहे हैं? ड्रामा इंडस्ट्री तो हमारी पॉपुलर है ना, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, और सिर्फ चैनल से नहीं यूट्यूब से भी। सो मुझे ये बताएं कि कितने डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं जो बैंक्स के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि हमें ड्रामा बनाने के लिए पैसे दे दें। सो अगेन एक चीज़ अगर चल रही है तो उसको हमें मज़ीद फ्लरिश करने के लिए उसके अंदर मज़ीद फंडिंग डालनी पड़ेगी, और वो फंडिंग कैसे डलेगी जब आपके बैंक्स भी उसके अंदर आ जाए। सर बिल्कुल। और सर इसके अंदर सर लास्टली एक सिर्फ इशू जो है वो डेफिनेटली है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो कारोबारी तबका है, उनमें से एक परसेप्शन क्रिएट हुई हुई है यहाँ पे कि यार लोन लेके नहीं काम करना, ये लोन से काम करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोगों ने, बड़े बिजनेसेस ने बहुत सारे लोन्स लेके फिर बैंकों से निपटना भी पड़ा उनको, क्योंकि अगेन या तो लोन अच्छा नहीं लिखा हुआ था या फिर कारोबार नहीं चला, या चल भी गया तो आपकी नीयत नहीं थी वो पैसे वापस करने की, तो हमेशा एक टसल रहती है। तो तासुर ये है, अलबत्ता दुनिया भर में ऐसे काम होता है।
एग्जैक्टली ऐसे होता है और हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अगेन मतलब जो चीज़ें चल नहीं रही उनकी तरफ चले, हम बाद में आएंगे। जो चल रही हैं उनको हम ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा रहे? मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जितने ड्रामाज पॉपुलर हैं और पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, हम हर साल एक नया ड्रामा चैनल खुलते क्यों नहीं देख रहे? अच्छा, हम यहाँ पर OTTs खुलते, अपने ओरिजिनल OTTs जिस पे ड्रामाज हों, क्यों नहीं देखते? अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे नए प्रोडक्शन हाउसेस जो सिर्फ यूट्यूब के लिए ड्रामा बना रहे हो, क्यों नहीं हम देखते? अगेन मसला फंडिंग का ही है ना, तो वो तो किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बैंक्स कर सकते हैं। और अगेन ये रेस्टोरेंट्स वाली चीज़ और बाकी चीज़ हम इस पर देखना चाहिए। हमारा वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।